इस वीडियो में हम वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से लेकर अंत तक का पूरा इतिहास में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे यह शुरू हुआ था, किसने यह शुरू किया था, किस कारण इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, कौन से देश इस युद्ध में कब कब शामिल होते गए और उनके शामिल होने के क्या कारण थे, टोटल कितने देश इसमें शामिल हुए थे, इसमें टोटल कितने सैनिक शहीद हुए थे और कितने सिविलियन यानी आम लोग मारे गए थे, इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ था, दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था और इस युद्ध के बाद कितने नए देश बने और इसमें हमारे भारत की क्या भूमिका थी। ऐसा और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। यानी लगभग वर्ल्ड वॉर 1 का पूरा इतिहास मैंने कवर किया है इस वीडियो में, तो आखिर तक जरूर देखना। सबसे पहले इस इमेज को देखो। इसमें जो लाइट पिंक कलर का एरिया है वो है ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का मैप। यह मैप है 1914 का। आज यह टूटकर कई देशों में बढ़ चुका है, जैसे स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया और पोलैंड जैसे कई और भी देश। तो 1914 में इस पूरे साम्राज्य का राजा था फ्रांज जोसेफ। यह उसकी इमेज है। तो पहले थोड़ा सा इस ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहीं से वर्ल्ड वॉर 1 की चिंगारी जली थी। तो सम्राट फ्रांज जोसेफ के 3 बच्चे थे, लेकिन तीनों में से कोई भी राजा बनने के लायक नहीं था। इसलिए मजबूरन सम्राट ने साल 1889 में ऑस्ट्रिया हंगरी का अगला राजा कौन बनेगा यानी उत्तराधिकारी, इसकी घोषणा कर दी, जो उनका भतीजा था, जिसका नाम आर्चड्यूक फ्रांज फर्नांडिस था। यह इसकी तस्वीर है, यानी यह राजकुमार बना इस राज्य का। अब कोई भी राजा हो वो यही चाहता है कि उसका बेटा ही अगला राजा बने, लेकिन यह मजबूरन अपने भतीजे को अगला राजा चुना गया, जो सम्राट को पसंद नहीं था। इसलिए जब साल 1900 में आर्चड्यूक ने शादी करने का फैसला किया, तो सम्राट ने कहा कि तुम्हारी शादी मैग्नेटिक होगी, यानी आर्चड्यूक की पत्नी को शादी के बाद किसी भी तरह का कोई शाही दर्जा हासिल नहीं होगा और ना ही उनकी शादी में कोई शाही परिवार के लोग आएंगे, और उनके जो बच्चे होंगे वो कभी भी इस साम्राज्य के राजा नहीं बन सकते। और ऐसा ही हुआ था आर्चड्यूक की शादी में, जिसकी पत्नी थी डचेस ऑफ होहेनबर्ग की सोफी। यह उसकी इमेज है। तो सम्राट और उनके भतीजे के बीच काफी अनबन थी। ऐसे में साल 1914 की शुरुआत में सम्राट जोसेफ बीमार हो गए थे और अप्रैल 1914 में उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद उनके भतीजे आर्चड्यूक के सम्राट बनने की अटकलें तेज होने लगी। इस कारण आर्चड्यूक और उनकी पत्नी दोनों ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का दौरा करने लगे थे, क्योंकि अगले राजा यही बनने वाले थे। ऐसे में 28 जून 1914 के दिन आर्चड्यूक और उनकी पत्नी दोनों आज का जो बोस्निया हर्जगोविना देश है उसकी एक जगह थी साराजेवो। यहाँ पर इनकी शाही सवारी निकलने वाली थी, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। अब राजकुमार आर्चड्यूक के जो गुप्तचर थे उन्होंने आर्चड्यूक को मना किया था इस जगह पर जाने से, लेकिन राजकुमार आर्चड्यूक को इस जगह पर जाना ही था। अब आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि राजकुमार के गुप्तचरों ने राजकुमार को उनके ही जीते हुए राज्य की मुलाकात लेने से क्यों रोका था? क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा फ्रांज जोसेफ ने साल 1908 में बोस्नी हर्सगोविना देश पर कब्जा कर लिया था, जिससे बोस्नी हर्सगोविना देश का अपना अस्तित्व मिट गया था। उस समय इसका यही नाम था। आज इस देश का नाम बोस्निया एंड हर्जगोविना है। तो यह पूरा का पूरा देश अब किसी का गुलाम था, यानी फ्रांज जोसेफ ने इस देश पर कब्जा कर लिया था और इस देश को अपने साम्राज्य ऑस्ट्रिया हंगरी में मिला दिया था। तो इस कारण इस देश के कई नाखुश लोग क्रांतिकारी बन चुके थे, जिन क्रांतिकारियों में एक ग्रुप का नाम था ब्लैक एंड। तो अब यह साराजेवो शहर इसी देश में था, इसलिए उनके गुप्तचरों ने राजकुमार को इस जगह पर जाने से मना किया था, क्योंकि इस शहर में जाना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन आर्चड्यूक ने अपने गुप्तचरों की बात को टाल दिया कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। और इससे पहले भी राजकुमार आर्चड्यूक को मारने के 3 बार प्रयास हो चुके थे, लेकिन उनको बचा लिया गया था। यदि अपने गुप्तचरों की बात मान लेता आर्चड्यूक, तो जैसी दुनिया आज हम देखते हैं शायद वैसी नहीं होती। लेकिन आर्चड्यूक अपनी पत्नी को लेकर इस साराजेवो शहर पहुंच गया, जहां भीड़ में वे 6 क्रांतिकारी भी शामिल थे। उनमें से एक क्रांतिकारी, जिसका नाम गैव्रिलो प्रिंसिप था,
उसने आर्चड्यूक और उनकी पत्नी दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी उनकी शाही सवारी के दौरान। यहीं से वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है। लेकिन ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि सिर्फ एक छोटी सी घटना से इतना बड़ा युद्ध शुरू हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के और भी बहुत से कारण हैं। तो 1914 से पहले यूरोप में क्या वातावरण था, क्या क्या बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थी जिस कारण प्रथम विश्व युद्ध ने जन्म लिया था। तो पहले हम उन बाकी कारणों के बारे में जान लेते हैं, फिर युद्ध कैसे शुरू हुआ और क्या क्या हुआ उसकी बात विस्तार से करेंगे ताकि उसे समझने में आपको आसानी हो। तो सबसे पहला कारण था यूरोपीय शक्ति का संतुलन बिगड़ना। जैसा कि इतिहास में बताया गया है कि 19वीं और 20वीं सदी में यूरोपीय देशों ने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया था, जिसमें अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली सब शामिल थे। लेकिन इसमें जर्मनी सबसे पीछे था, यानी यूरोप की क्रांति में जर्मन का कोई खास योगदान नहीं था। लेकिन साल 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ और बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मन एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा। यह बिस्मार्क की इमेज जो 1871 में जर्मनी का राजा बना। इसी से यूरोपीय शक्ति और संतुलन गड़बड़ा गया, क्योंकि अब इंग्लैंड और फ्रांस के लिए जर्मनी एक चुनौती बन गया था, जिससे यूरोपीय राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी। यानी फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच आपस में कंपटीशन बढ़ने लगा था। दूसरा कारण गुप्त संधियों का प्रचलन। यूरोप में 19वीं शताब्दी के दौरान उनके कई देशों ने अलग अलग अलायंस यानी संधियां करना शुरू की थी, लेकिन यह सब संधियां गुप्त रूप से हो रही थी। जैसे अगर ब्रिटेन और फ्रांस ने संधि की कि अगर कोई फ्रांस पर हमला करे तो ब्रिटेन उस युद्ध में फ्रांस की मदद करेगा, और अगर ब्रिटेन पर कोई हमला करे तो फ्रांस ब्रिटेन की मदद करेगा। और इस संधि के बारे में सिर्फ इन्हीं 2 देशों को पता होता था। ऐसे ही अगर रूस और इटली ने संधि की तो तीसरे किसी भी देश को इस बारे में पता नहीं चलता था। और इन संधियों की शुरुआत की थी जर्मन शासक बिस्मार्क ने। बिस्मार्क अलग अलग देशों के साथ इस तरह की गुप्त संधियां करने लगा था, जिसे देखकर बाकी देश भी बिस्मार्क की कॉपी करने लगे। और उस समय मुख्य तौर पर 2 संधियां हुई। पहले साल 1882 में ट्रिपल अलायंस, जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और इटली के बीच हुई थी, जिसमें से अगर किसी भी एक देश पर हमला होगा तो बाकी 2 देश उसकी मदद के लिए आएंगे। लेकिन जब वास्तव में युद्ध हुआ था तब इटली ने अपना पलड़ा बदल दिया था। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। और दूसरी संधि साल 1907 की ट्रिपल एंटेंट, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच ट्रिपल एंटेंट हुआ था। पहले यह संधि 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच कॉर्डियल एंटेंट नाम से हुई थी, लेकिन 1907 में इसके साथ रूस के जोड़ने के बाद इसे ट्रिपल एंटेंट के नाम से जाना गया। एंटेंट यानी मित्र, जो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, इसलिए तो युद्ध के बाद इसे मित्र राष्ट्र कहा गया था। तो ये 2 संधियां मुख्य थी जो आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी थी, क्योंकि इन 2 संधि से यूरोप 2 गुटों में विभाजित हो गया जो एक दूसरे के घोर शत्रु बन गए थे। तीसरा कारण था मिलिट्रिज्म। उस समय मिलिट्रिज्म में यूरोप के ज्यादातर देशों ने खुद को हर तरह के आधुनिक हथियारों से लैस करने का प्रयास किया, जिस कारण सभी देशों ने अपने अपने देश में मशीन गन, टैंक, बंदूक, बड़े जहाज, बड़ी आर्मी और कई तरह के हथियार बनाना शुरू कर दिया था। यानी यूरोप के कई देश भविष्य में होने वाले युद्धों के लिए बड़ी बड़ी आर्मी खड़ी करने लगे थे, जिसमें ब्रिटेन और जर्मनी दोनों काफी आगे थे। इन दोनों के पास सब कुछ था। इन दोनों देशों ने अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इस्तेमाल अपनी आर्मी को बढ़ाने के लिए किया, और बाकी जो छोटे छोटे देश थे वो हथियारों की खरीद बिक्री में लग गए हैं ताकि अपने देश की सुरक्षा और विस्तार हो सके। क्योंकि उस समय दुनिया के बाकी छोटे देश भी चाहते थे कि वे भी ब्रिटेन और जर्मनी की बराबरी कर ले, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल था। यानी इस मिलिट्रिज्म के कारण कुछ देशों में यह अवधारणा बन गई थी कि उनकी आर्मी इतनी बड़ी और मजबूत है कि उन्हें कोई भी देश किसी भी तरह से हरा नहीं सकता। और ऐसी अवधारणाओं के पीछे कई देशों और राजाओं ने अपने मिलिट्री का आकार बड़ा किया। अपनी राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग हथियारों के निर्माण और आर्मी पर खर्च किया जाने लगा। अगर उस समय का मैं एक उदाहरण दूं आपको, तो फ्रांस और जर्मनी
अपनी आय का 85% आर्मी पर खर्च कर रहे थे। इस प्रकार पूरा यूरोप बारूद के ढेर पर बैठ गया था, बस विस्फोट होने की देरी थी। इसलिए मिलिट्रिज्म भी बहुत बड़ा कारण हुआ इस युद्ध के लिए। अगला कारण साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करना, जैसे अंग्रेजों ने किया था। और उस समय अंग्रेज यानी ब्रिटेन इस काम में सबसे आगे था। उस समय दुनिया के 25% हिस्से पर ब्रिटेन का कब्जा था। इस इमेज को देखें, इसमें जितने भी देश रेड कलर में हैं, उन सभी देशों पर ब्रिटेन का कब्जा था, जिसमें हमारा भारत भी शामिल था, जो आप जानते ही हैं। यानी गुलाम बनाकर उसे लूटने में ब्रिटेन का मॉडल बहुत सफल था। इस कारण यूरोप के बाकी देश जैसे फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मन, ये सभी देश इस मॉडल को अपनाकर दुनिया के बाकी देशों को कब्जाना चाहते थे। यानी उस समय कई पश्चिमी यूरोप के देश चाहते थे कि उनके साम्राज्य का विस्तार अफ्रीका और एशिया में भी फैले, जैसे ब्रिटेन का फैला था। और इस साम्राज्यवाद की घटना को स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका की दौड़ भी कहा गया है। इसका मतलब यह था कि अफ्रीका पर कब्जा करना था, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम आदि देश शामिल थे। इनके बीच यह होड़ लगी थी कि कौन सबसे ज्यादा अपना साम्राज्य फैला सकता है, जिसके कारण यूरोप के ज्यादातर देश एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करने लगे और एक दूसरे को बर्बाद करने की कोशिशें करने लगे थे। अगला कारण औद्योगिक और व्यापार में प्रतिस्पर्धा। अब दुनिया की सबसे पहली औद्योगिक क्रांति भी ब्रिटेन में हुई थी, जो अपने गुलाम देशों से कच्चा माल लाकर उसे अपने फैक्ट्रियों में तैयार करके दुनिया भर के बाजारों में बेच रहा था, जो यूरोप के बाकी देश भी देख रहे थे। फिर फ्रांस और रूस में भी औद्योगिक क्रांति हुई और इस क्रांति से यूरोपीय अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव आया, क्योंकि इस दौर में यूरोपीय देशों ने कारखानों और फैक्ट्रियों की स्थापना की, जिससे उत्पादन बहुत ज्यादा होने लगा। अब इन उत्पादित चीजों को बेचना भी पड़ेगा, तो इनकी बिक्री के लिए भी यूरोपीय देशों में प्रतिस्पर्धा होने लगी थी, जिस कारण इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने एशिया और अफ्रीका में अपने अपने उपनिवेशिक बाजार बनाकर उन पर अधिकार कर लिया। इन्होंने अपने राष्ट्र की ब्रांड को उत्पादनों पर छापा, जैसे मेड इन इंग्लैंड, मेड इन जर्मनी, मेड इन फ्रांस। ऐसे ब्रांड को लोकप्रिय बनाने की दौड़ शुरू हो गई थी और इन व्यापार प्रतिस्पर्धा ने यूरोपीय देशों के बीच कड़वाहट पैदा कर दी और वे एक दूसरे के विरोधी बन गए थे। इसलिए व्यापार में प्रतिस्पर्धा प्रथम विश्व युद्ध का एक और कारण था। उनके उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण यूरोपीय देशों को और अधिक बाजारों की आवश्यकता थी। अपने उत्पादनों को दूसरे देशों में निर्यात करने के लिए उन्हें नए बाजार की खोज थी। उन्होंने खुद को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ साबित करने का प्रयास किया। लेकिन जर्मनी और इटली बाद में इस दौड़ में शामिल हुए थे, तो उनके विस्तार के लिए बहुत कम संभावना थी, क्योंकि ज्यादातर पर तो ब्रिटेन और फ्रांस ने कब्जा कर रखा था। इसलिए जर्मनी और इटली ने एक नई नीति अपनाई कि दूसरे देशों के बाजारों पर बलपूर्वक अधिकार करके अपना व्यापार वहां पर बढ़ाया जाए। यानी जहां पर इंग्लैंड और फ्रांस के बाजार थे, उनको कब्जा लेना और वहां पर जर्मनी और इटली के उत्पादनों को बेचना। अगला कारण राष्ट्रवाद। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद ने यूरोप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के ज्यादातर देशों में मेरा देश महान है यह नारा फैलने लगा था। असल में इस नारे की शुरुआत जर्मनी के शासक कैसर विलियम द्वितीय ने की थी। फिर यह यूरोप के बाकी देश इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य बाल्टिक देश आदि जगहों पर राष्ट्रवाद पूरी तरह से फैल चुका था और इन देशों को ऐसा भ्रम होने लगा कि कोई भी देश लड़ाई लड़के और जीत के ही महान बन सकता है। यानी अपने देश की महानता को अपने विस्तार से जोड़कर देखा जाने लगा। इनके अनुसार युद्ध किसी भी देश के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। बिना किसी युद्ध के न तो कोई देश महान बन सकता है और ना ही तरक्की कर सकता है। यानी युद्ध करना जरूरी है और यह भी एक बड़ा कारण बना विश्व युद्ध का। अगला कारण धार्मिक एकीकरण। उस समय यूरोप के सभी देशों में धार्मिक एकीकरण का समान रूप से विकास हुआ, जिसमें यह भावना तेजी से बढ़ती गई लोगों में कि समान जाति, समान धर्म, एक भाषा और अपनी ऐतिहासिक परंपरा के व्यक्ति एक साथ मिलकर रहें और काम करें तो उनकी अलग पहचान बनेगी दुनिया में और उनकी प्रगति भी होगी। क्योंकि इस दौरान इस आधार पर जर्मनी और इटली का एकीकरण हो चुका था और इस इमेज में जो बाल्कन क्षेत्र है उसमें भी यह भावना ज्यादा थी।
बाल्कन प्रदेश तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत था, लेकिन 1914 से पहले तुर्की साम्राज्य के कमजोर पड़ने पर इस क्षेत्र में स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ने लगी कि हम बाल्कन प्रदेश को आजाद करो। और यह मांग किसने की थी? तो तुर्की साम्राज्य और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य में अनेक क्षेत्रों में स्लाव प्रजाति के लोग रहते थे। यही स्लाव लोग अपने अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। अब रूस का यह मानना था कि ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की के स्वतंत्र होने के बाद स्लाव लोग रूस के प्रभाव में आ जाएंगे। इसलिए रूस ने अखिल स्लाव यानी सर्व स्लाववाद आंदोलन को बढ़ावा दिया। इससे रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी के संबंध में दरारें पड़ गई और ऐसे ही सर्व जर्मन आंदोलन भी चला, जिसमें सर्व, चेक तथा पोल प्रजाति के लोग भी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। इससे यूरोपीय राष्ट्रों में कटुता की भावना बढ़ती गई थी। तो यहां भी एक कारण था पहले विश्व युद्ध का। अगला कारण समाचार पत्र और प्रचार साधनों द्वारा जहरीले प्रचार करना। जैसे आज के समय में मीडिया है जिसके जरिए लोगों को भड़काया जाता है, उसी तरह वर्ल्ड वॉर 1 से पहले यूरोपीय देशों के राजनेता, दार्शनिक और लेखक अपने लेखों में युद्ध की वकालत कर रहे थे और यूरोप का दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा था, जहां से लूटकर कमाया धन से जो वहां के धनपति थे यानी पूंजीपति वर्ग, वो भी अपने स्वार्थ में युद्ध के समर्थक बन गए। लेकिन युद्ध की संभावना बढ़ाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका समाचार पत्रों की थी। प्रत्येक देश का समाचार पत्र दूसरे राष्ट्र के विरोध में झूठा और भड़काऊ लेख प्रकाशित करता था, जिससे उन देशों की जनता में आक्रोश और गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। यानी उस दौर के समाचार पत्रों के झूठे प्रचार ने यूरोप का वातावरण जहरीला कर युद्ध की संभावना बढ़ा दी थी। एक कुछ इमेज है उस समय की, इसमें आप देख सकते हैं। तो इस तरह से प्रचार किया जाता था। अगला कारण है इंटरनेशनल संस्थान की कमी। जैसे दूसरे विश्व युद्ध से पहले लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, वैसी संस्था पहले विश्व युद्ध से पहले नहीं थी, जो सभी देशों के बीच समझौता करवाकर शांति की स्थापना करे। यानी उस समय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघ जैसा कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं था। सभी देश अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र थे। इसके परिणाम स्वरूप घृणा और भ्रम पैदा हुआ, जिसने यूरोपीय देशों के बीच अराजकता पैदा की थी। अगला और आखिरी कारण केसर विलियम द्वितीय का चरित्र। जर्मनी को जिसने खड़ा किया था वो था बिस्मार्क, लेकिन बिस्मार्क की मौत के बाद जर्मनी की सत्ता केसर विलियम द्वितीय के हाथ में आई और प्रथम विश्व युद्ध के फैलने के लिए जर्मन सम्राट केसर विलियम द्वितीय का चरित्र जिम्मेदार था, क्योंकि इन्होंने जर्मनी को विश्व शक्ति बनाने का प्रयास किया, यानी सुपर पावर। इसलिए वे अपनी आर्मी और नौसेना लगातार बढ़ा रहे थे। और जब इंग्लैंड ने जर्मन सम्राट को अपने नौसैनिक वर्चस्व को कम करने का प्रस्ताव दिया, तो जर्मन सम्राट ने इंग्लैंड की बात नहीं मानी। इसलिए इंग्लैंड ने जर्मन सम्राट केसर की बर्लिन बगदाद रेलवे पर प्रतिबंध लगा दिया, जो आज की जर्मनी की राजधानी बर्लिन से ओटोमन एम्पायर के बगदाद शहर को जोड़ती थी। आज बगदाद इराक की राजधानी है। इसे बर्लिन बगदाद रेलवे कहते थे, जो साल 1910 में शुरू हुई थी। इस कारण जर्मनी और इंग्लैंड के बीच काफी अनबन बढ़ती ही जा रही थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध का दरवाजा खोलने में मदद की थी। तो 1914 से पहले यूरोप का वातावरण कुछ ऐसा था जिसकी हमने बात की। तो इन सभी कारणों से हम ये कह सकते हैं कि पूरा यूरोप एक बम और बारूद से भरे गोडाउन के ऊपर बैठा था उस समय, और किसी एक बम के फटने से पूरा गोडाउन का विस्फोट हो सकता था। फिर इस गोडाउन में चिंगारी जलाने का काम ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक राजकुमार की मौत ने कर दिया, जिस बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ऑस्ट्रिया हंगरी के सम्राट ने 1908 में बोस्निया हर्जगोविना राष्ट्र पर कब्जा कर लिया था। इस कारण इस राष्ट्र के कुछ क्रांतिकारी युवा, जिसमें से एक 19 साल का युवा गावरिलो प्रिंसिप ने 28 जून 1914 के दिन राजकुमार आर्चड्यूक और उनकी पत्नी दोनों की साराजेवो शहर में शाही सवारी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी थी। यहां तक मैंने बताया था। अब यहां से सारा खेल शुरू हुआ। अब आगे क्या क्या हुआ उसकी बात करेंगे, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की। इस इमेज को देखें। यहां पर इन क्रांतिकारियों ने आर्चड्यूक को मारा था। अब इनकी हत्या में एक ब्लैक हैंड नाम की संस्था का भी हाथ था, जो संस्था सर्बिया देश की थी।
मतलब ये क्रांतिकारी इस बोस्निया हर्जगोविना देश के थे, लेकिन उन्हें सपोर्ट करने वाली संस्था इस सर्बिया देश की थी। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि बोस्निया हर्जगोविना ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य से आजादी की मांग कर रहे थे, जिसमें सर्बिया उसकी मदद कर रहा था। क्योंकि इन दोनों प्रदेशों में सर्ब लोग यानी स्लाविक लोगों की आबादी ज्यादा थी, यानी सर्बिया भी जिम्मेदार था राजकुमार आर्चड्यूक की मौत के लिए। अब ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के राजकुमार को मारा था तो ये चुप तो नहीं बैठेंगे। लेकिन जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि राजकुमार आर्चड्यूक को मारने के बाद उसके चाचा यानी फ्रांज जोसेफ, जो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के राजा थे, वो काफी दिनों तक शांत रहे और इस पूरी घटना को ईश्वर द्वारा की गई अनहोनी कहकर रफा दफा कर दिया था। लेकिन इस साम्राज्य का जो सेनापति था उसने फ्रांज जोसेफ को उकसाया कि राजकुमार की मौत के बहाने क्यों ना हम सर्बिया को ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य में मिला दें, क्योंकि सर्बिया इस साम्राज्य की बॉर्डर पर ही था। यहां पर आप देख सकते हैं। इसलिए 23 जुलाई 1914 के दिन यानी राजकुमार की हत्या के ठीक 25 दिन बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को 10 प्रस्ताव का अल्टीमेटम भेजा। इस अल्टीमेटम में जो 10 बातें लिखी थी वो सर्बिया को मान लेना था, लेकिन सर्बिया ने इनमें से 8 बातों को स्वीकार किया और प्रस्ताव में 2 ऐसी बातें थी कि सर्बिया बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दे और हमारे यानी ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का हिस्सा बन जाए, जिन्हें मानने से सर्बिया ने मना कर दिया, क्योंकि बिना युद्ध किए कोई आत्मसमर्पण कैसे कर सकता है। इसलिए 28 जुलाई 1914 के दिन ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया की उत्तर पश्चिम सीमा पर हमला कर दिया। इसलिए सर्बिया ने रूस से मदद मांगी। अब रूस और सर्बिया दोनों में सर्ब लोग रहते थे, इसलिए रूस ने सर्बिया से कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। और सिर्फ यही कारण नहीं था रूस का सर्बिया की मदद करने का। इस इमेज को देखें, यह रूस का साम्राज्य था उस समय। यह है ब्लैक सी, तो यहां से होकर रूस के जहाज पूरी दुनिया से जुड़ते थे। इसलिए रूस के लिए यह जलमार्ग को बचाना सबसे जरूरी था, क्योंकि इस तरफ ऑटोमन एम्पायर था। अगर ऑटोमन एम्पायर ने इस जगह पर कब्जा कर लिया तो रूस के जहाजों के लिए मुश्किलें हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसलिए रूस ने सर्बिया का साथ देना तय किया। और इस तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी के पास गया, क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया था संधियों के बारे में। साल 1882 में ट्रिपल अलायंस, जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और इटली के बीच संधि हुई थी। इसलिए जर्मनी भी ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद के लिए युद्ध में कूद पड़ा और कहा कि हम सभी तरीके से आपकी पूरी मदद करेंगे। और इन दोनों ने मिलकर सर्बिया पर हमला कर दिया। लेकिन इस संधि में इटली भी शामिल था, पर इटली ने ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि संधि यहां हुई थी कि कोई हम तीनों में से किसी एक पर हमला करेगा तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन यहां पर हमला आप किसी दूसरे यानी सर्बिया पर करने वाले हो, तो इसमें हम आपकी मदद नहीं करेंगे। ऐसा कहकर इटली मुकर गया था और ये दोनों बचे थे। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने मिलकर सर्बिया पर हमला कर दिया 28 जून के दिन। और इसी दिन रूस ने इस तरफ से जर्मनी पर हमला शुरू कर दिया। अब साल 1907 के ट्रिपल एंटेंट संधि, जो फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच हुई थी। अब रूस युद्ध में कूद पड़ा तो फ्रांस और ब्रिटेन को मदद करनी थी रूस की। इसलिए 3 अगस्त 1914 के दिन फ्रांस ने इस तरफ से जर्मनी पर हमला कर दिया, यानी जर्मनी की दोनों तरफ हमला शुरू हुआ। इस तरफ से रूस ने किया और इस तरफ से फ्रांस ने किया। इस कारण जर्मनी ने एक प्लान बनाया कि हम रूस को आसानी से नहीं हरा सकते, क्योंकि रूस की जमीन पर बर्फ ही बर्फ है, जिसमें रूस की आर्मी आसानी से सरवाइव कर सकती है। लेकिन हमारी जर्मन आर्मी को बर्फ में युद्ध लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं है। इसलिए हम पहले फ्रांस को हरा देते हैं, फिर हम रूस पर हमला करेंगे। ये प्लान बनाया जर्मनी ने। अब जर्मनी ने सीधे ही फ्रांस पर हमला नहीं किया। यहां पर देखें, एक देश है बेल्जियम। तो जर्मनी ने इस बेल्जियम देश पर हमला किया ताकि इसे हराकर वो फ्रांस के अंदर एंटर हो जाए। लेकिन जर्मनी ने जैसे ही बेल्जियम पर हमला किया तो तुरंत ब्रिटेन युद्ध में कूद पड़ा, क्योंकि 1839 में ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच एक संधि हुई थी, लंदन संधि। इसमें तय हुआ था कि कोई अगर बेल्जियम पर हमला करेगा तो ब्रिटेन उसकी मदद के लिए आएगा। और जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया तो 8 अगस्त 1914 के दिन तुरंत ब्रिटेन ने भी जर्मनी पर युद्ध छेड़ दिया। अब जर्मनी बहुत बड़ी ताकत था उस समय, तो जर्मनी की आर्मी
बेल्जियम में घुसकर फ्रांस के काफी अंदर तक पहुंच गई थी, फ्रांस की राजधानी पेरिस के काफी नजदीक तक। लेकिन तब तक में ब्रिटेन की आर्मी यहां पर पहुंच चुकी थी, जिसने जर्मन आर्मी को रोक दिया था। तो इस तरफ कुछ ऐसा सीन था। लेकिन इस तरफ रूस ने जर्मनी पर हमला किया था, जिसमें जर्मन आर्मी ने रूस के करीब 3 लाख सैनिकों को मार गिराया था। यानी अब तक जर्मनी काफी मजबूत नजर आ रहा था। अब इस इमेज को देखें। अभी तक मिडिल ईस्ट शांत था और यहां पर ऑटोमन एम्पायर है, जो आज के टर्की, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और फिलिस्तीन देशों में बढ़ चुका है। लेकिन तब यहां ऑटोमन एम्पायर था, जो अभी तक लड़ाई में कूदा नहीं था। उस समय ऑटोमन एम्पायर का लीडर इस्माइल एनवर पाशा था, जिसे कमाल पाशा भी कहा जाता है। कमाल पाशा वाकई में कमाल का लीडर था, क्योंकि इससे पहले ऑटोमन एम्पायर ने जो 2 बाल्कन युद्ध किए थे, तब भी कमाल पाशा ही लीडर था। अब 500-700 सालों से ऑटोमन एम्पायर और रूस के बीच दुश्मनी थी। तो मौका देखकर ऑटोमन एम्पायर ने ब्लैक सी के किनारे जो रूस का एरिया था, यहां पर कमाल पाशा ने हमला शुरू किया। यह नवंबर 1914 में हुआ था। यानी एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर थे, तो दूसरी तरफ सर्बिया, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन थे। अब इस इमेज को देखें। ब्रिटेन यानी अंग्रेज भारत और एशिया के बाकी देशों से जो जहाज भर भर कर सामान और आर्मी लाता था, वो सुएज कैनाल के रास्ते से लाता था। यह सुएज कैनाल, इसलिए कमाल पाशा ने सुएज कैनाल पर भी हमला कर दिया, ताकि ब्रिटेन के जहाज रोके जा सके। कहते हैं कि अगर ऑटोमन एम्पायर यह रास्ता रोक लेता तो ब्रिटेन यह युद्ध हार सकता था। ऐसा इतिहासकारों का कहना है, क्योंकि यहीं से भारत के लाखों सैनिकों को इस युद्ध के लिए ले जाया गया था। लेकिन ऑटोमन एम्पायर के कमाल पाशा सुएज कैनाल पर कब्जा नहीं कर पाया था। अब जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच संधि हुई थी कि एक दूसरे को मदद करेंगे, जिसमें इटली मुकर गया था। लेकिन अगले साल यानी 1915 में इटली अपना पलड़ा बदलकर ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिल गया और इटली ने अपने ही मित्र राष्ट्र ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य पर हमला कर दिया। इसके बाद उन दिनों ब्रिटेन का जिन जिन देशों पर कब्जा था, उन देशों की आर्मी भी इस युद्ध में बुलाई गई, जिसमें भारत के सैनिक, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, साउथ अफ्रीका के और भी कई देशों के सैनिक ब्रिटेन के लिए आए मतलब ब्रिटेन ने हुक्म दिया था। तो जर्मनी ने फरवरी 1915 में समुद्र में अपने सबमरीन यानी उनकी जो यू बोट्स थी, उन्हें समुद्र में उतारा और ब्रिटेन के सभी जहाजों को उड़ाने लगा। जिन जहाजों में ब्रिटेन के सैनिक और माल सामान आता था, उन सभी जहाजों पर जर्मन यू बोट्स हमला कर रही थी, ताकि ब्रिटेन को कमजोर किया जाए। फिर जर्मन यू बोट्स अब पैसेंजर जहाजों पर भी हमला करने लगी थी। पर 7 मई 1915 के दिन जर्मन यू बोट्स ने लुसिटानिया नाम का एक पैसेंजर जहाज था, उस पर हमला किया, जो इंग्लैंड से अमेरिका जा रहा था, जिसमें टोटल 1153 लोग मारे गए और इसमें अमेरिका के 128 लोग भी मारे गए थे। यानी इस घटना से पहले तक अमेरिका का यही कहना था कि यह युद्ध यूरोप का है, इसलिए हम इसमें किसी के भी साथ नहीं है, हमें इस युद्ध से कुछ भी लेना देना नहीं है। पर अमेरिका ने अभी तक दोनों साइड को हथियार, सामान और युद्ध की अन्य चीजें बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लिया था और अमेरिका इसी काम में खुश था। लेकिन जर्मन यू बोट्स द्वारा इनके 128 अमेरिकी लोगों की मौत के बाद अमेरिका ने इस युद्ध में आने की तैयारी शुरू कर दी। और दूसरा कारण यह था कि इससे पहले जर्मनी ने अमेरिका का पड़ोसी देश मेक्सिको को एक सीक्रेट लेटर भेजा था कि आप अमेरिका पर हमला कर दो। इस इमेज में देखो, यहां पर है मेक्सिको और यहां पर है अमेरिका। तो जर्मनी ने इस मेक्सिको को एक सीक्रेट लेटर भेजा था कि आप अमेरिका पर हमला कर दो, पर मेक्सिको ने अमेरिका पर हमला नहीं किया था। लेकिन ये जो लेटर था जर्मनी द्वारा भेजा गया, यह अमेरिका के हाथ लग गया कि जर्मनी हम पर हमला करवाना चाहता था। यह दूसरा कारण था अमेरिका का इस युद्ध में आने का। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, जिन्होंने इन 2 घटनाओं को अमेरिकी संसद में पास करवाया कि अब हमें इस लड़ाई में शामिल हो जाना चाहिए। और विल्सन ने 14 पॉइंट का एक पत्र तैयार किया कि हम इस लड़ाई में क्यों शामिल हो रहे हैं, अमेरिका का क्या उद्देश्य है इस लड़ाई में शामिल होने का, और युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया में क्या परिवर्तन आने चाहिए, इसके लिए हम इस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं।
तो इस 14 पॉइंट के लेटर में क्या क्या लिखा था? तो दुनिया में शांति की स्थापना करना, साम्राज्यवाद को खत्म करना, यानी दूसरे देशों को गुलाम बनाकर उन पर राज करना, यह सब बंद हो, और दुनिया के लिए एक ऐसे संगठन की स्थापना करना जो ऐसे युद्धों को रोक सके। जैसे इस युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। यह सब बताकर अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। लेकिन किसकी तरफ से शामिल हुआ? ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ, यानी अलाइड फोर्स की तरफ। इस इमेज को देखो, रेड कलर के देश एक तरफ है और उसके सामने है ग्रीन कलर के देश। तो ये है अलाइड फोर्सेस यानी मित्र राष्ट्र, और ये है एक्सिस पावर। तो इसके बाद अमेरिका ने हर रोज अपने 10,000 सैनिक जर्मनी और फ्रांस की बॉर्डर पर फ्रांस के लिए उतारने शुरू कर दिए। और दूसरी तरफ रूस का जो राजा था चार निकोलस द्वितीय, जिसने रूस को इस युद्ध में धकेला था, तो रूस में फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुआ जो 1917 में हुआ था, जिस रिवॉल्यूशन ने जार निकोलस की सत्ता छीन ली और एक नई सरकार बनी रूस में। लेकिन इसके कुछ ही महीनों के बाद अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ रूस में, जो लेनिन और उसकी पार्टी ने किया था, क्योंकि रूस इस युद्ध के कारण बर्बाद होने लगा था। आर्थिक रूप से रूस की तिजोरियां खाली हो गई थी, इसलिए अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसमें लेनिन की सरकार बनी, जो चाहती थी कि युद्ध खत्म हो और रूस के लोगों को शांति चाहिए। और लेनिन का कहना था कि रूस को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम यानी रूस जर्मनी से शांति समझौता करेंगे और लड़ाई को खत्म करेंगे। फिर मार्च 1918 में रूस और जर्मनी के बीच शांति समझौता हुआ, जिसके बाद रूस इस युद्ध से बाहर हो गया। अब जर्मनी की इस तरफ की लड़ाई खत्म हो गई, सिर्फ इस तरफ फ्रांस के साथ उसे लड़ना था। इसलिए जर्मनी की जो आर्मी थी इस तरफ, उसे फ्रांस के साथ लड़ने बुलाया गया। पर इस तरफ अमेरिका की आर्मी पहुंच चुकी थी और जहाज भर भर कर और आर्मी आ रही थी, जिसने जर्मनी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो अमेरिका की एंट्री और रूस में रिवॉल्यूशन, यह सब यूरोप में हो रहा था। और तब यहां मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा था? इस इमेज को देखें, इस तरफ के जो देश है वो अलाइड फोर्सेस के थे और इस तरफ के सेंट्रल पावर के थे। तो 1918 आते आते अलाइड फोर्सेस ने बाल्कन और मिडिल ईस्ट में सेंट्रल पावर को पूरी तरह से हरा दिया था। यानी ओटोमन एम्पायर, बल्गेरिया और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण कर दिया था, क्योंकि इस समय मिडिल ईस्ट में अलाइड फोर्स की मदद के लिए रोमानिया, ग्रीस, पोर्टुगल और मोंटेनिग्रो जैसे देश आए थे, जिस कारण सेंट्रल पावर यानी ये तीनों को हारना पड़ा। अब सेंट्रल पावर की तरफ से सिर्फ अकेला जर्मनी बचा था, जो यहाँ फ्रांस की बॉर्डर पर फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिकन आर्मी से लड़ रहा था। लेकिन अमेरिकन और ब्राजील की आर्मी के यहाँ पर आने के बाद जर्मनी भी हार गया और जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। तब जर्मनी के लोग उनके राजा केसर विलियम द्वितीय के खिलाफ हो गए, इसलिए जर्मन राजा केसर जर्मनी से हॉलैंड भाग गया और 11 नवंबर 1918 के दिन सुबह 11 बजे जर्मनी ने युद्ध समापन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 1 का अंत हुआ था। अब इस इमेज को देखें, इसमें जितने भी देश युद्ध में शामिल हुए थे, उस देश के कितने सैनिक शहीद हुए, कितने सैनिक लापता हुए युद्ध के दौरान, और कितने सैनिकों को दूसरे देशों ने बंदी बना लिया, यह तीनों का आंकड़ा मिलाकर जो टोटल होता है वो दिखाया गया है। जैसे रूस का टोटल 28 लाख सैनिक या तो युद्ध में शहीद हुए या लापता हुए या फिर उन्हें बंदी बना लिया गया। सबसे ज्यादा रूस के हैं, जिनके करीब 17 लाख सैनिक शहीद हो गए थे। जर्मनी के करीब 22 लाख सैनिक, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के करीब 18 लाख, ब्रिटेन के 8.5 लाख, बेल्जियम के 1 लाख से ज्यादा, फ्रांस के करीब 17 लाख, पुर्तगाल के करीब 82,000, इटली के 10.5 लाख, बल्गेरिया के करीब 6 लाख, सर्बिया के करीब 7 लाख और ओटोमन एम्पायर के 28,25,000 सैनिक इस युद्ध में शहीद, लापता और कैद हो गए थे। और इसके अलावा अमेरिका के 1,16,000 और कनाडा के 60,000 सैनिक शहीद हुए थे। अब यहाँ पर कनाडा कहाँ से आया? क्योंकि कनाडा पर ब्रिटेन का कब्जा था, तो ब्रिटेन के कारण कैनेडियन आर्मी को यहाँ बुलाया गया था। अब इस इमेज को देखें, अलाइड फोर्स के टोटल यानी इन सभी देशों के मिलकर टोटल 52,11,809 सैनिक शहीद हुए थे और 41,24,890 लापता और कैदी बनाए गए थे।
और इस तरफ सेंट्रल पावर के करीब 33,86,200 सैनिक शहीद हुए थे और 36,29,829 सैनिक लापता और कैदी बनाए गए थे। यानी पूरे वर्ल्ड वॉर 1 में टोटल 85,98,000 शहीद हुए और 77.5 लाख लापता और कैदी हुए थे। इसके अलावा इस पूरे युद्ध में 1 करोड़ से ज्यादा सिविलियन यानी आम लोग मारे गए थे जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था और करीब 2 करोड़ 10 लाख जितने लोग घायल हुए थे। वैसे यह नंबर कुछ और भी हो सकते हैं क्योंकि 4 साल तक लड़ाई हुई, कहाँ कितने लोग मरे इसकी गिनती किसने की हो, सही की हो या नहीं, क्योंकि कुछ देशों ने यह आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए तो कुछ देशों ने कम भी बताए हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस युद्ध के बाद जो सर्वे हुए थे उसमें बताया गया है कि जब से युद्ध शुरू हुआ था तब से लेकर आखिरी दिन तक रोजाना यानी एक दिन के 5500 सैनिक मरते थे। तो अब इस वर्ल्ड वॉर 1 में जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई थी उस बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पहले तो बैटल ऑफ वर्दुन जो 1916 में 21 फरवरी से शुरू हुई थी और 18 दिसंबर तक फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई थी, जिसमें टोटल इसी जगह पर 3 लाख सैनिक शहीद हो गए थे और आखिर में फ्रांस ने वर्दुन की बैटल जीत ली थी। दूसरी बैटल ऑफ मार्ने जो मार्ने नदी के किनारे हुई थी, यहाँ पर 2 बार बैटल हुई थी। पहले 1914 में 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक चली थी, जिसमें भी फ्रांस जीता था और इस बैटल में टोटल दोनों साइड से 5 लाख सैनिक शहीद हुए थे। और मारने की दूसरी लड़ाई आखिर में यानी 1918 की 15 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक चली थी और तब फ्रांस के साथ अमेरिका शामिल हो चुका था, जिस कारण जर्मनी हार गया था और इसमें दोनों साइड से टोटल 2 लाख सैनिक शहीद हुए थे। तीसरी बैटल ऑफ सोmme 1 जुलाई 1916 से शुरू होकर 18 नवंबर 1916 तक यह बैटल चली थी, जिसमें टैंक का इस्तेमाल हुआ था और यह बैटल ऑफ सोmme आधुनिक इतिहास की सबसे फेमस लड़ाई है क्योंकि यहाँ सोmme नदी के किनारे पर एक दिन में 80,000 सैनिक मारे गए थे, सिर्फ एक दिन में। और दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें से किसी भी युद्ध में एक दिन में इतने सैनिक नहीं मरे थे। टोटल इसमें भी 3 लाख से ज्यादा सैनिक मरे थे। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी बैटल हुई थी, जैसे बैटल ऑफ कैम्ब्राई, बैटल ऑफ एरास, बैटल ऑफ वेम्मेरिज और द बैटल ऑफ वाइपरस। वाइपरस की जो दूसरी बैटल हुई थी तब जर्मनी ने पहली बार पॉइजन गैस यानी जहरीला गैस का इस्तेमाल किया था। यानी हमारी मानव जाति के इतिहास में पॉइजन गैस का पहली बार इस्तेमाल करने वाला देश जर्मनी था। अब बात करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक परिणाम क्या हुए। तो प्रथम विश्व युद्ध को दुनिया की सबसे विनाशकारी घटनाओं के रूप में देखा जाता है क्योंकि ज्यादातर यूरोपीय देशों में बड़े पैमाने पर आर्थिक और संपत्ति को नुकसान हुआ था। पूरे विश्व युद्ध का टोटल खर्च देखें तो अनुमानित 180 अरब डॉलर था, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्थाएं टूटने लगी और चारों तरफ सामाजिक तनाव, बेरोजगारी और गरीबी फैल गई थी। अब जिन्होंने इस युद्ध को जीता था यानी अलाइड फोर्स, इनके सभी देश फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास वर्साई नाम के महल में इकट्ठे हुए, जिसमें मुख्य देश अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन थे। यहाँ पर रूस को भी होना चाहिए था, लेकिन रूस को नहीं बुलाया गया था। तो इन तीनों देशों को सेंट्रल पावर के जो देश थे जिनकी युद्ध में हार हुई थी, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया और ओटोमन एम्पायर, इन सब का भविष्य तय करना था इन तीनों को। वैसे लगभग 27 देशों के प्रतिनिधियों ने इस वर्साई सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन सभी निर्णय ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के प्रमुखों द्वारा लिया गया। रूस को बाहर रखा गया था और पराजित शक्तियों को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पर इन पराजित शक्तियों के साथ अलग अलग संधियों पर हस्ताक्षर किए इन तीनों देशों ने, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्साई की संधि थी, जिस पर जर्मनी को मजबूरन हस्ताक्षर करना पड़ा क्योंकि वो हार गया था। और इस वर्साई की संधि से जर्मनी राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप से पूरा बिखर गया। जर्मनी को इस पूरे युद्ध का दोषी ठहराया गया और युद्ध के लिए मुआवजे के रूप में पैसे की एक बड़ी राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया जर्मनी को, जो भुगतान इतना ज्यादा था कि जर्मनी की कई पीढ़ियां चली गई इस भुगतान को देने में, क्योंकि 1919 से जर्मनी यह भुगतान कर रहा था, जो साल 2010 में खत्म हुआ।
तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी पर कितना भुगतान लादा होगा। इसके अलावा जर्मनी अब अपनी आर्मी में सिर्फ 1 लाख सोल्जर रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और जर्मनी की जितने भी कॉलोनीज थी अफ्रीका में, उन सभी कॉलोनी को ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया। इसके अलावा इस इमेज को देखो, ये डार्क कलर का पूरा एरिया ये प्रथम विश्व युद्ध के पहले का जर्मनी था। लेकिन इस वर्साई की संधि के बाद जर्मनी का यह हिस्सा पोलैंड को दे दिया गया और इस तरफ फ्रांस और बेल्जियम ने भी जर्मनी का कुछ हिस्सा ले लिया था। और ऐसी ही एक और संधि इन तीनों ने ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य से की, जिसे सेंट जर्मन संधि कहा जाता है, जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी को 2 हिस्सों में अलग अलग किया गया और फिर इन दोनों को भी तोड़ा गया। जैसे यह येलो कलर का जो एरिया है वो पहले ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य था। इससे ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी और युगोस्लाविया नाम के नए देश बनाए गए और इसका कुछ भाग इटली को भी दिया गया और कुछ भाग पोलैंड को भी दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना सा भाग। इस तरह से ऑस्ट्रिया हंगरी को भी खत्म कर दिया गया। और फिर सेवर्स की संधि ने ओटोमन एम्पायर का पतन कर दिया। ये पूरा कलर में जो है वो था ओटोमन एम्पायर। इसको भी संधि के तहत तोड़ दिया। इसमें एक टर्की देश को बनाया गया जिसका राजा कमाल पाशा बने, जो वर्ल्ड वॉर 1 में ओटोमन एम्पायर का लीडर था। एक यह भाग ग्रीस में चला गया। यह अर्मेनिया देश बना। इस कॉलोनी को इटली ने गुलाम बनाया, इसे फ्रांस ने गुलाम बनाया, जो बाद में सीरिया देश बना। और इस भाग को ब्रिटेन ने गुलाम बनाया, जो बाद में इराक देश बना। और संधि में यह तय हुआ था कि इन्हें तब तक गुलाम बनाकर रखना है जब तक ये कॉलोनी आत्मनिर्भर ना हो जाए। इसके अलावा इस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया और फिनलैंड स्वतंत्र देश के रूप में उभरे। यानी युद्ध और शांति की इन अलग अलग संधियों ने यूरोप और मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल दिया था। लेकिन यह भी साफ साफ दिख रहा था कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर के साथ किए गए शांति समझौते असमान और जबरदस्ती थोपे गए समझौते थे, जो बिना किसी विचार विमर्श के हुए थे। और आखिर में अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने जो 14 पॉइंट का पत्र तैयार किया था, उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना था। इस प्रस्ताव के आधार पर साल 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। तो लीग ऑफ नेशन को इसलिए बनाया गया था ताकि दुनिया में शांति कायम रहे। अब बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में हमारे भारत का क्या योगदान था। तो आजादी से पहले का जो भारत था, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, इन सबको मिलाकर तो यहाँ से टोटल अंग्रेज 12 लाख भारतीय सैनिक ले गए थे, जिनमें 8 लाख सैनिक थे और बाकी दूसरे कामों के लिए गए थे। इस दौरान जब कोई भी भारतीय सैनिक युद्ध लड़ने से मना करता था तो उसे अंग्रेज द्वारा कड़ी सजा दी जाती थी। तो भारत के सैनिक इस युद्ध में ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ मेसोपोटामिया की लड़ाई से लेकर पश्चिम यूरोप, पूर्वी एशिया के कई मोर्चों पर और मिस्र में भी लड़े थे, जिनमें से करीब 50,000 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जिसकी याद में अंग्रेजों ने हमारे दिल्ली में इंडिया गेट का मेमोरियल बनाया है। अब आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि जब भारत अंग्रेजों से आजादी चाहता था तो इस युद्ध में भारतीय लोग अंग्रेजों के लिए क्यों लड़े? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध को लोकतंत्र की लड़ाई कहा जा रहा था उस समय, और अंग्रेजों ने तो आधिकारिक तौर पर ऐलान किया था कि यह युद्ध लोकतंत्र के लिए है। और अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन भी यही चाहते थे। इसी कारण बहुत से उपनिवेशक आजादी की उम्मीद में इस लड़ाई में इन देशों का साथ दे रहे थे। लेकिन इन सभी देशों को झटका तब लगा जब युद्ध खत्म होने पर ब्रिटेन ने इस बारे में बात करने से साफ साफ मना कर दिया। और इसके बाद ही हमारे भारत में रोलेक्ट एक्ट आया, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। युद्ध के तुरंत बाद 1919 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। तो उन भारतीय नेताओं को बड़ी निराशा हुई जो नेता इस युद्ध के फेवर में थे। अब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की। तो इसमें सबसे पहला साम्राज्यवाद का अंत। जैसा कि मैंने बताया कि संधियों के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य बिखर गया, जर्मनी और ओटोमन साम्राज्य भी समाप्त हो गया। ऐसे ही 1917 में रूस में जो रिवॉल्यूशन हुए थे, उसके परिणाम स्वरूप रूस में रोमानोव राजवंश यानी जार निकोलस की सत्ता समाप्त हो गई और वहां पर गणतंत्र की स्थापना हुई। इसके बाद दूसरा परिणाम, विश्व राजनीति पर से यूरोप का प्रभाव कमजोर हुआ।
युद्ध से पहले की दुनिया में विश्व राजनीति में यूरोप की अग्रणी भूमिका थी। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस के इर्द गिर्द विश्व की राजनीति घूमती थी। लेकिन 1918 के बाद यह स्थिति बदल गई और विश्व की राजनीति में अमेरिका का दबदबा बढ़ गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में हथियारों को बेच बेचकर अमेरिका सुपर पावर बनने की शुरुआत कर चुका था। अगला और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम दूसरे विश्व युद्ध का बीज रोपण। प्रथम विश्व युद्ध ने दूसरे विश्व युद्ध के बीज तभी बो दिए थे क्योंकि पराजित देशों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड ने किया था, इससे वे देश अपने को अपमानित समझने लगे थे। उन देशों में फिर से उग्र राष्ट्रीयता प्रभावी बन गई। हर एक देश एक बार फिर से अपने को संगठित कर अपनी शक्ति बढ़ाने लगा और एक एक कर संधि की शर्तों को तोड़े जाने लगा और इससे दुनिया एक बार फिर से बारूद के ढेर पर बैठ गई, जिसका परिणाम वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। अगला सैन्य परिणाम। संधियों में पराजित देशों की सैन्य शक्ति को कमजोर करने के लिए निरस्त्रीकरण की व्यवस्था की गई। इस नीति का सबसे बड़ा शिकार जर्मनी हुआ था, क्योंकि वो अपनी सेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकता था। पर सामने ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका जैसे देश अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगे थे। इससे पराजित देशों को यह डर लगा कि कहीं यह फिर से हम पर हमला ना करे, इसलिए ये हारे हुए देश खुद की सुरक्षा के लिए खुद को मजबूत करने के प्रयास में लग गई है, जिससे दुनिया में फिर से हथियारबंदी की होड़ शुरू हो गई, जिसका विश्व शांति पर बुरा प्रभाव पड़ा। अगला आर्थिक संकट का परिणाम। हम सब जानते हैं कि जो देश युद्ध लड़ता है वो आर्थिक रूप से कमजोर हो ही जाता है, और यह युद्ध तो इतना लंबा चला कि बहुत से देश कंगाल हो गए थे। इस कारण उन देशों में आम लोगों पर टैक्स यानी करों का बोझ बढ़ गया था। अगला परिणाम, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। इस युद्ध से पहले की दुनिया में महिलाओं को घर की 4 दीवारों के बीच रहकर काम करना पड़ता था। उन्हें बाहर के किसी भी काम के लायक नहीं समझा जाता था। लेकिन इस युद्ध में जब नौजवान युद्ध लड़ने गए थे, तब महिलाओं ने फैक्ट्री और कारखानों को चलाया था, हथियार बनाए, सामान तैयार करना यानी सभी तरह के काम महिलाओं ने किए। इस कारण ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में महिलाओं को मतदान करने का पहली बार अधिकार मिला, उन्हें जॉब करने का अधिकार मिला, यानी महिलाओं को भी पुरुष के बराबर समझा जाने लगा, जो कि मेरे ख्याल से सबसे बड़ा परिणाम था। अगला परिणाम, टेक्नोलॉजी में सुधार। इतिहास में पहली बार रेडियो का इस्तेमाल, टैंक का इस्तेमाल, केमिकल का इस्तेमाल, सबमरीन का इस्तेमाल, गैस का इस्तेमाल, इमरजेंसी सेवा की शुरुआत, बॉम्बिंग के लिए प्लेन का इस्तेमाल इसी युद्ध में हुआ था। इसलिए तो इसे टेक्नोलॉजी वॉर भी कहा गया। तो उस समय इस घटना को विश्व युद्ध, ग्लोबल वॉर या द ग्रेट वॉर ऐसे कई नाम दिए गए थे, क्योंकि दुनिया को लगा कि ऐसा युद्ध फिर कभी नहीं होगा। इसलिए इसे द वॉर टू एंड ऑल वार्स भी कहा गया था। लेकिन 20 साल बाद इससे भी बड़ा युद्ध हुआ, इसलिए उसे दूसरा विश्व युद्ध कहा गया और इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। तो ये था वर्ल्ड वॉर 1 यानी प्रथम विश्व युद्ध का पूरा इतिहास। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने ये बनाया है। और क्या आपको दूसरे विश्व युद्ध का यानी वर्ल्ड वॉर 2 का इतिहास जानना है तो वो भी आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।